वो वापस अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो वो डोर ओपन नहीं होता। ये देखकर यान भी उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो डोर नहीं खुलता। कहानी की शुरुआत में हम जेना और उसके बॉयफ्रेंड जैमी को देखते हैं, जो कि जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन अचानक इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जेना के बॉयफ्रेंड की वहीं पर मौत हो जाती है। अब कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ हम जेना की बेस्ट फ्रेंड रैनी को देखते हैं, जो उसे यहाँ वीकेंड ट्रिप पर लेकर आई है। जेना अभी तक उस हादसे को नहीं भूल पाई थी। यहाँ इस ट्रिप पर रेनी का बॉयफ्रेंड माइकल, जो कि एक नशेड़ी था, और उसका दोस्त इयान भी आए होते हैं। रेनी चाहती थी कि जेना पिछली बातें भुलाकर इयान से दोस्ती कर ले, क्योंकि उसने पिछले 3 सालों से किसी को भी डेट नहीं किया। यहाँ इयान भी जेना को देखते ही उससे लाइक करने लगता है। फिर ये चारों एक बोट पर बैठ जाते हैं और एक लेक साइड केबिन की तरफ जाते हैं। दरअसल ये केबिन इयान के अंकल वेड का था, जो यहाँ पर उन सभी का वेलकम करता है। वेड के पास एक डॉग बीयू भी होता है। फिर शाम को ये सभी लोग डिनर करते हैं, जहाँ जेना और इयान के बीच भी एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तभी वेड उन्हें आज होने वाली एक बड़ी पार्टी के बारे में बताता है, जिसमें वो आज जाने वाला है, और साथ ही उसने इन चारों के लिए भी इनविटेशन पास ले लिया था। तभी डिनर के बाद वेड कुछ काम से बाहर चला जाता है और वो उन्हें सीधा पार्टी में ही मिलने वाला था। अब क्योंकि अभी पार्टी में काफी टाइम था, इसलिए माइकल और इयान कहते हैं कि उन्हें यहाँ के सोना में जाकर रिलैक्स करना चाहिए, जिसे वेड ने ही बनाया था। वो दोनों पहले उसके अंदर चले जाते हैं। रेनी जेना को भी उसमें आने को कहती है, जिस पर जेना कहती है कि वो कुछ देर में वहाँ आ रही है। फिर जेना अपने कमरे में जाती है और फाइनली मूव ऑन होने का फैसला करती है। वो अपने गले में से एंगेजमेंट रिंग निकालती है और उसे अपने पिल्स के साथ रख देती है, जिससे वो लेती थी। इधर माइकल, इयान और रेनी पहले से उस सोना में आकर बैठ गए थे। तभी थोड़ी देर बाद जेना भी यहाँ आती है, जो अपने साथ 2 पानी की बोतल्स भी लाई थी, जबकि माइकल और इयान दोनों दारू पी रहे होते हैं। इयान जेना को बताता है कि ये पूरा रूम उसके अंकल वेड ने बनाया है, जिसे दिखाने के लिए वो थोड़ा पानी गर्म रॉक्स पर डालता है, जिसमें ढेर सारी स्टिंग निकलती है, और ये रॉक्स नीचे लगे हीटर से गर्म होते रहते हैं। और इस सोना रूम के अंदर बाहर कोई भी लॉक नहीं होता, ताकि यहाँ पर कोई गलती से फंस न जाए। कुछ देर बैठने के बाद इस कमरे का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और सभी के पसीने छूटने लगते हैं, जिस पर इयान कहता है कि उन्हें एक बार लेक में डुबकी लगाकर आना चाहिए। वो सभी भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और केबिन से निकलकर लेक में नहाने लगते हैं, जिससे सभी को ठंड लगने लगती है और वो वापस आकर उस गर्म सोना में बैठ जाते हैं। अब ये लोग 2-3 बार ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस बीच माइकल कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा था। साथ ही उसने गांजा भी फूंका होता है, जिसे उसे वेड ने दिया था, जिससे अब उसे नशा होने लगता है। रेनी उसकी यह हालत देखकर उस पर गुस्सा हो जाती है और सोना के अंदर चली जाती है। अब माइकल का मूड भी खराब हो जाता है और वो अनजाने में कुछ चीजें सोना के डोर के पास गिरा देता है। इधर इयान माइकल को लेने बाहर जाने लगता है, लेकिन रेनी उसे मना कर देती है और माइकल को उल्टा सीधा बोलने लगती है। अब रेनी का मूड भी खराब हो गया था, जिससे यहाँ से बाहर नहीं निकले तो गर्मी से ये मारे जाएंगे, और इसका हीट कंट्रोलर भी बाहर ही लगा हुआ था, जिससे ये उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी रेनी एक चम्मच से उस कांच के विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है और इयान अपनी टॉवेल का यूज करके हीटर में से उस गर्म पत्थर को बाहर निकाल लेता है, पर वो पत्थर काफी गर्म था। फिर ये अपने पास पड़ी पानी को थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं और बाकी पानी से उस पत्थर को ठंडा करते हैं। अब ठंडा होने के बाद इयान उस पत्थर से विंडो को तोड़ने लगता है, जिसमें इयान को काफी चोट भी लग जाती है, पर किसी तरह वो उस विंडो को तोड़ देता है। वो तीनों मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर उनकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। तभी वो देखते हैं कि एक लकड़ी की लेडर उस दरवाजे पर फंसी हुई है और माइकल का कोई पता नहीं था। इयान टॉवेल में पत्थर लपेटकर उस लेडर को हटाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अब उस सोना में गर्मी बढ़ती ही जा रही थी, जिस पर रेनी उस थर्मल स्टेट को तोड़ने के लिए कहती है, ताकि उससे वो हीटर बंद हो जाए, लेकिन इयान उससे मना कर देता है, क्योंकि अगर इससे उल्टा हो गया तो हीटर यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम 247 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा सकता है, जिसमें इनके बॉडी की स्किन पिघलना शुरू कर देगी। जेना भी रेनी को ऐसा करने से रोकती है, जिससे उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। तभी इयान की नजर यहाँ लगे बल्ब लाइट पर जाती है, जिसे देखकर इयान को लगता है कि अगर वो यहाँ से फ्यूज उड़ा दे तो केबिन की पावर कट हो जाएगी, जिससे शायद हीटर भी बंद हो जाएगा। फिर इयान एक बल्ब निकाल कर उसे गीला कर देता है और उससे फ्यूज उड़ाने की कोशिश करता है। तभी इससे कमरे के सभी बल्ब फूट जाते हैं, पर फिर भी पावर कट नहीं होती और पसीने से भीगे होने से इयान को भी जोर से शॉट लगता है, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। अब अंधेरा होने से इनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। कुछ देर बाद इन्हें बाहर से बीयू के भौंकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो लोग उसका नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं, जिससे बीयू समझ जाता है कि ये लोग मुश्किल में हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बीयू भागते हुए वेड के पास जाता है, जिससे टाउन के फेस्टिवल के लिए पटाखे जलाने का काम मिला होता है। बीयू ट्रक में बैठकर भौंकने लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि बीयू उसे घर चलने के लिए बोल रहा है, जिसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है। पर तभी रास्ते में ही उससे माइकल मिल जाता है, जो कहीं बाहर से आया था। वेड उससे बात करने में बीयू का भौंकना नजरअंदाज कर
देता है और उससे लगता है कि ये पटाखों की वजह से डर गया है। वेड माइकल से पूछता है कि वो यहाँ अकेला क्या कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि सोना के डोर के पास वो सीढ़ी गिराने के बाद माइकल उसी काउच पर बेहोश हो गया था और जागने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने सोना के डोर के पास कोई सामान गिरा दिया था और उसके दोस्त उसके अंदर थे। वो सोना को छोड़कर पूरे घर में अपने दोस्तों को ढूंढता है, लेकिन जब उसे कोई भी नहीं मिलता तो उसे लगता है कि वो लोग उसे अकेला छोड़कर पार्टी में चले गए हैं। जिसके बाद माइकल भी उस पार्टी में जाता है, लेकिन बिना पास के उसे पार्टी में नहीं घुसने दिया जाता, जिससे निराश होकर वो वापस से केबिन पर लौट आता है और अब उसे यहाँ वेड मिल गया था। वेड उससे कहता है कि हमें भी कहीं चलकर गांजा फूकना चाहिए और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोना के अंदर सभी की हालत खराब होते जा रही थी और इनके पीने का पानी भी खत्म हो गया था। अब रेनी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो पत्थर उठाकर उस डिवाइस को तोड़ने लगती है। तभी जेना उसे रोकते हुए कहती है कि इससे हालात और भी बिगड़ सकते हैं, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है और जेना गलती से पत्थर रेनी के सर में मार देती है, जिससे रेनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। यान रेनी को चेक करके कहता है कि अभी तो ये जिंदा है, पर अगर उसका खून बहता रहा तो इसकी मौत भी हो सकती है। ये सुनकर जेना पैनिक होने लगती है और वो खुद ही उस पत्थर से उस थर्मल स्टेट को तोड़ देती है और अब जिस चीज का डर था वही होता है। टेम्परेचर कम होने के बजाय मैक्सिमम स्पीड से बढ़ने लगता है। अब ये देख यान का दिमाग खराब हो जाता है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है, जिससे देखकर जेना की और ज्यादा फटने लगती है। तभी यान उस हीटर को हिलाने लगता है, जिससे उसकी बॉडी भी जल जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। तभी वो हीटर की गैस पाइप ही तोड़ देता है, जिससे गैस लीक होने लगती है और यान के मुंह पर एक धमाका होता है। लेकिन जेना किसी तरह दरवाजा खोल लेती है और बाहर आकर ढेर सारा पानी पीती है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर रोने लगती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जेना असल में हेलुसिनेट कर रही थी और असल में वो अभी भी सोना के अंदर ही फंसी हुई थी और धमाके में उसे भी थोड़ी चोट आई थी, पर यान इस धमाके में मारा जाता है। साथ ही इस कमरे में हीटर की गैस लीक हो रही थी। इधर रेनी को होश आने पर जेना उसे टॉवेल से विंडो के पास बांध देती है ताकि वो ताजी हवा में सांस ले सके। फिर जेना उस लकड़ी की चम्मच को उस गैस पाइप में लगाकर गैस लीक होने से रोक देती है, लेकिन अब बढ़ती हुई गर्मी के कारण जेना खुद वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम माइकल को देखते हैं जो वापस से केबिन में आ गया था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे नशे में उसने सीढ़ी को डोर पर रख दिया था, जो बाद में खिसक कर दरवाजे में फंस गई। तभी कुछ घंटों बाद वेड यहाँ पर आता है और सोना रूम की तरफ जाता है, जिसके विंडो पर उसे रेनी का सर दिखाई देता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आई होती है, जहाँ जेना और रेनी जिंदा बच गई थी। वेड पुलिस को सब कुछ बताता है। वहीं माइकल एक जगह बैठकर रो रहा था, क्योंकि उसी की वजह से उसके दोस्त यान की जान गई थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।